हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रिक जुडिशरी। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की। कॉन्ट्रैक्ट 2 का ये पार्ट है जो डील करता है सेक्शन 126 से लेके 147 तक। और जितने भी मेंस के क्वेश्चन इस टॉपिक में से बन सकते हैं वो मैंने सभी कवर किए हैं। और आप बेरेक्ट अपना साथ रखिएगा क्योंकि मैं क्वेश्चन वाइज लूँगी, तो आप बेरेक्ट में से अगर साथ साथ करेंगे आपको आसानी हो जाएगी मेंस के क्वेश्चंस को समझने की भी। ओके, इससे पहले मैंने इंडेमनिटी करवाया था सेक्शन 124 और 125। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगी, वो भी आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये कंटिन्यूटी में है चैप्टर कॉन्ट्रैक्ट 2 के। तो कॉन्ट्रैक्ट 2 फिर हमारा 147 तक कवर हो जाएगा। सो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में पूछ लेते हैं कि मीनिंग क्या है इसका। वैसे तो मीनिंग आपको बता रखा है सेक्शन 126 में कि गारंटी क्या होती है, श्योरिटी क्या होती है, प्रिंसिपल डेटर क्या होता है, क्रेडिटर क्या होता है। तो मीनिंग में अगर हम बात करें तो वो एग्रीमेंट जिसमें एक पर्सन अंडरटेक टू आंसर। देखो, मैं आपको एक एग्जाम्पल से पहले समझा देती हूँ। ए एक पर्सन है और बी और सी हैं, ठीक है, 3 पार्टी हैं। ए कहता है कि मैं बी की गारंटी लेता हूँ, किसके कॉन्टेक्स्ट में, सी के, ठीक है। तो जिसकी गारंटी वो लेता है वो बी है और वो खुद श्योरिटी बनेगा, और जिसको गारंटी दी जा रही है वो होगा क्रेडिटर। गारंटी किसी भी चीज़ की हो सकती है। आपने कई बार नॉर्मल लैंग्वेज में भी यूज़ किया है ये वर्ड कि मैं इसकी गारंटी लेती हूँ। या कोई जॉब है, मान लो आपके कोई काम वाली आई है और किसी लेडी ने उसको भेजा है और वो कहती है कि हाँ मैं इसकी गारंटी लेती हूँ कि ये सही काम करेगी वगैरह। तो को किसी भी चीज़ की या परफॉर्मेंस की गारंटी हो सकती है, ठीक है। उस पर्सन को क्या बोलेंगे, श्योरिटी। और जिस पर्सन के लिए आप लेते हैं वो होगा प्रिंसिपल डेटर इन रिस्पेक्ट ऑफ हुज डिफ़ॉल्ट गारंटी गिवन, यानी कि किसकी गलती में आप गारंटी दे रहे हो। यानी कि अगर वो कोई गलती करता है या कोई डिफ़ॉल्ट करता है तो आप उसकी गारंटी दोगे। तो वो पीडी वाला काम जो है, प्रिंसिपल डेटर वाला काम, श्योरिटी करेगा। किसके लिए, क्रेडिटर के लिए। तो गारंटी किसे दी जाएगी, क्रेडिटर को। किसके कॉन्टेक्स्ट में, पीडी के कॉन्टेक्स्ट में, यानी कि प्रिंसिपल डेटर। ओके, सो मीनिंग देखिएगा, एग्रीमेंट बाय विच अ पर्सन अंडरटेक्स टू आंसर फॉर द पेमेंट ऑफ डेट, यानी कि डेट की पेमेंट के लिए, और परफॉर्मेंस ऑफ अ ड्यूटी ऑफ अनदर इन केस ही मेक्स अ डिफॉल्ट, ठीक है। अगर वो कोई गलती करता है तो उसके कॉन्टेक्स्ट में किसी परफॉर्मेंस, ड्यूटी की परफॉर्मेंस का। ऐसे भी लिख सकते हो आप, सेक्शन 126 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील्स विद इट। और इसमें तीनों डेफिनेशन हैं, श्योरिटी, प्रिंसिपल, डेटर, क्रेडिटर की, जो मैंने आपको भी समझाई हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर असेंशियल फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। देखिए, असेंशियल फीचर क्या हैं। एक तो 3 पार्टी होती हैं, ऊपर हमने पढ़ी, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि कैपेबल होगी, यानी कि जो वो पार्टी हैं कैपेबल होंगी किसमें, कॉन्ट्रैक्ट को एंटर करने के लिए। लेकिन देखो, जो प्रिंसिपल डेटर है वो माइनर भी हो सकता है, ठीक है। ये आ गया सेकंड पॉइंट में। उसके बाद थर्ड पॉइंट है कंसीडरेशन। कंसीडरेशन ऊपर पढ़ के आए, या तो कुछ किया है या कोई प्रॉमिस बनाया है फॉर द बेनिफिट ऑफ प्रिंसिपल डेटर। और कंसीडरेशन जो है सेक्शन 127 भी डील करता है, एनीथिंग डन और प्रॉमिस मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ प्रिंसिपल डेटर मे बी अ सफिशिएंट कंसीडरेशन टू द श्योरिटी फॉर गिविंग द गारंटी, ठीक है। तो ये भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी मस्ट बी लीगली इन्फोर्सिएबल, लीगली वो इन्फोर्सिएबल होनी ज़रूरी है, ठीक है। और 5वां पॉइंट जो है वो मैंने 126 में से ही निकाला है। 126 में लिखा हुआ है कि गारंटी जो है ओरल भी हो सकती है और लिखित में भी हो सकती है। आप बोल के भी किसी को कह सकते हैं कि गारंटी है, और लिखित में भी आप बोल सकते हैं कि मैं इसकी गारंटी लेता हूँ या लेती हूँ, ठीक है। सॉरी।
उसके बाद क्वेश्चन है व्हाट आर डिफरेंसेस बिटवीन कंट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा। तो ये मैंने अलग वीडियो में मेंस आंसर राइटिंग में उठाया था, मैं इसको रिपीट नहीं करूँगी, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूँगी, आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन कंट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और गारंटी आप 6-7 पॉइंट में अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो वो आप वीडियो देखिएगा, क्योंकि ये फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा अगर मैं इसको ज़्यादा बड़ा खींचूँगी तो, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है कि पर्पज़ क्या है गारंटी का, यानी कि वही कि आपने गारंटी किस चीज़ के लिए, लोन या गुड्स पे क्रेडिट या एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में आपने देखा होगा कि आप इसे जैसे कि आप किसी को जॉब देते हैं तो आप कहते भी हैं कि आपकी कोई श्योरिटी हो जो आपकी श्योरिटी ले सके, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो वो यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। तो ये तो हो गया पर्पज़, ये मैं इसलिए पॉइंट्स में बता रही हूँ, अगर 2 या 3 नंबर के भी क्वेश्चन आ सकते हैं तो ये आपने इतने पॉइंट इसमें कवर कर लिए हैं, आप आराम से लिख सकते हैं, इसीलिए मैंने मेंस के पर्पज़ से क्वेश्चन उठाए हैं। देखिए इस तरह के जो सेक्शन होते हैं इन्हें रटने की कोई ज़रूरत नहीं होती, मेंस के क्वेश्चन की तरह आप कीजिए, आपके ये सेक्शन खुद ब खुद क्लियर होते चले जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है काइंड्स ऑफ गारंटी, कितनी तरह की गारंटी होती है, स्पेसिफिक या सिंपल हो सकती है, यानी कि सिंगल ट्रांजैक्शन या डेट के लिए, यानी कि एक बार डेट लिया और स्पेसिफिक गारंटी हो जाएगी। व्हेन अ गारंटी एक्सटेंड्स टू सिंगल ट्रांजैक्शन और डेप्ट कॉल्ड स्पेसिफिक गारंटी। सेकंड हो सकती है कंटिन्यूइंग गारंटी, यानी कि सेक्शन 1 to 9 डील करता है कंटिन्यूइंग गारंटी से, यानी कि एक सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन। और ये जो गारंटी है जिसकी मैं बात कर रही हूँ तो ये कहाँ पे है, 129 में आप ये लिख सकते हैं, ए गारंटी विच एक्सटेंड्स टू अ सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन। सेक्शन 1 to 9 जो है डील करता है कंटिन्यूइंग गारंटी से, यानी कि कंटिन्यू एक चीज़ हो रही है, स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन है, स्पेसिफिक में हमने की किसी एक ट्रांजैक्शन के लिए, और ये ट्रांजैक्शन जो है एक सीरीज़ में है, कंटिन्यू हो रही है, तो उसे कंटिन्यूइंग गारंटी कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है और सेक्शन 130 से डील करता है कि हाउ कंटिन्यूइंग गारंटी कैन बी रिवोक्ड। तो ये किसी भी टाइम हो सकती है, लेकिन फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के लिए होगी, पास्ट के लिए नहीं। एट एनी टाइम इट कुड बी रिवोक्ड फॉर फ्यूचर ट्रांजैक्शंस एज एक्सप्लेन्ड इन सेक्शन 130। तो ये कौन सा सेक्शन हो गया हमारा, 130 का, ओके। उसके बाद हाउ इज श्योरिटी लायबिलिटी एक्सप्लेन्ड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये कहता है कि जो श्योरिटी की लायबिलिटी है वो आप कैसे एक्सप्लेन करते हो। तो सेक्शन 128 जब आप देखेंगे तो उसमें बात करता है लायबिलिटी जो होगी श्योरिटी की वो को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ प्रिंसिपल डेटर अनलेस इट इज़ अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। बेरेक्ट में लिखा है ये। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन आ जाता है कि लायबिलिटी ऑफ श्योरिटीज को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ पीडी, एक्सप्लेन इट, यानी कि आपको उसमें सेक्शन 128 को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। 2-3 क्वेश्चन नंबर के ये क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आने के बाद दोनों का ही आंसर ये होगा कि सेक्शन 128 डील करता है श्योरिटी की लायबिलिटी से, और लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ पीडी शोज कि जो मैक्सिमम एक्सटेंट है श्योरिटी की लायबिलिटी का वो किसके बराबर है, प्रिंसिपल डेटर के बराबर, यानी कि जितना प्रिंसिपल डेटर लायबल है क्रेडिटर के लिए उतना ही कौन होगा, श्योरिटी। सो यही बात मैंने इसमें लिखी है कि liability of surety is coextensive with that of principal debtor shows the maximum extent of surety's liability. He is liable for the whole of amount for which principal debtor is liable. Same जो मैंने बात कही, and he is liable for no more. Their liability is joint and several, और creditor can sue either both of them together or individually, यानी कि दोनों को इकट्ठी भी कर सकता है liability sue, और क्रेडिटर या पीडी और श्योरिटी को दोनों या दोनों को अलग अलग, ये बात कही गई है
सेक्शन 128 में। इसे आप 2 या 3 नंबर में इतना आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है कंडीशनल श्योरिटी लायबिलिटी। कंडीशनल श्योरिटी लायबिलिटी को इस तरह समझिएगा कि जो श्योरिटी है वो कोई कंडीशन रख देता है। सेक्शन 144 को एक बार आप ओपन कीजिएगा कि अगर क्रेडिटर जो है शैल नॉट एक्ट, जब तक दूसरा पर्सन ज्वाइन नहीं करता एज को श्योरिटी, तो गारंटी जो है वैलिड नहीं होगी जब तक कि वो दूसरा पर्सन ज्वाइन ना कर ले, ठीक है। तो ये कौन देगा, ये गारंटी कौन दे रहा है, एक श्योरिटी कह रहा है कि क्रेडिटर जब तक एक्ट नहीं करेगा जब तक दूसरा पर्सन ज्वाइन ना करे। ये बात करता है सेक्शन 144। सेक्शन 144 के आगे आप लिख सकते हैं कंडीशनल श्योरिटी लायबिलिटी। तो सेक्शन 144 डील्स विद सच कंडीशनल लायबिलिटी इन कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी of a surety could be made dependent on condition or limit could be placed on surety's liability। इसका मैंने एक एग्जाम्पल देखो, देयर में बी कंडीशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी दैट देयर shall be co-surety also। So section 144 lays down that where a person gives the guarantee upon a contract that creditor shall not act upon it until other person has joined in it। ये केवल बेयर एक्ट की लैंग्वेज है। एज कोश्योरिटी द गारंटी इज नॉट वैलिड इफ दैट अदर पर्सन डज नॉट ज्वाइन, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशनल हो गई। उसके बाद आते हैं कुछ राइट्स, यानी कि कोश्योरिटी जो है उसके कुछ राइट और लायबिलिटी होंगी। तो वो कौन कौन सी हैं देखिए। सबसे पहले है सेक्शन 132 ज्वाइंट डेटर्स एंड श्योरिटी शिप। सेक्शन 132 ओपन कर लेना, यानी कि मैं इसे आपको वैसे बता देती हूँ कैसे होगा। सपोज कीजिए ए और बी जो हैं को श्योरिटी हैं, किसके लिए, सी के लिए, ठीक है। अब ए और बी हैं दो को श्योरिटी। ए और बी आपस में एक ऐसा अरेंजमेंट कर लेते हैं कि यार बी तू लायबल होगा सी के केस में, ठीक है। कि जो अगर कोई ऐसी गारंटी है वो ब्रेक हो, यानी कि पीडी अगर पे नहीं करता है, हमने करना है तो तू करेगा, यानी कि बी करेगा। उन्होंने आपस में एक अरेंजमेंट बना लिया, एग्रीमेंट बना लिया, ठीक है। और उसके बाद चाहे बेशक से सी यानी कि क्रेडिटर को इस बात का नॉलेज हो या ना हो, बेशक वो इस बात को जानता हो कि इन्होंने आपस में कुछ अरेंजमेंट कर रखा है, वो दोनों में से किसी को स्यू कर सकता है, यानी कि ए को भी और बी को भी। पूरे सेक्शन में केवल यही बात घुमा फिरा के बोली गई है और सेक्शन 132 में ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। यानी कि उसे चाहे पता हो चाहे ना, लेकिन लास्ट में जैसे लिखा है कि बेशक वो जानता हो अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी अरेंजमेंट, वो दोनों में से या दूसरे को ए को भी स्यू कर सकता है। उसे कोई मतलब नहीं है कि बी, उन दोनों ने आपस में कुछ एग्रीमेंट या अरेंजमेंट कर रखा है कि बी लायबल होगा ए नहीं होगा, वो तो ए को भी स्यू कर सकता है। पढ़ते हैं एज पर सेक्शन 132 एनी अंडरटेकिंग बिटवीन डेटर्स इंटर से, यानी कि उन दोनों के बीच में दैट वन ऑफ देम ओनली शैल बी लायबल as surety will not affect the right of creditor in any way even if creditor knows of agreement between the debtor। अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे एक बार मैं बता देती हूँ थोड़ा सा और, जिसको नहीं समझ में आया हो। ए और बी श्योरिटी हैं सी के लिए, एक बना देता है बी को श्योरिटी की यार तू बन जा इस केस में, और सी जो क्रेडिटर है, सी को अब इस चीज़ का पता है, लेकिन सी जो है ए को अकेला भी स्यू कर सकता है। सेम बात जो मैंने आपको समझाई है, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन कर रहे थे कि को श्योरिटी की क्या लायबिलिटीज़ ड्यूटीज़ होंगी, तो यही है नेक्स्ट पॉइंट में। सेक्शन 138 ओपन कीजिएगा, इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ को श्योरिटी सेक्शन 138, यानी कि सेक्शन 138 कहता है कि जहाँ पे को श्योरिटी हैं तो अगर क्रेडिटर रिलीज कर देता है उनमें से एक को, तो वो दूसरे को डिस्चार्ज नहीं करता,
और डिस्चार्ज होने वाले की अगर पहले कोई लायबिलिटी थी तो वो उसे निभानी होगी। ये बात करता है कोश्योरिटी, सेक्शन 138 अबाउट कोश्योरिटी। ठीक है, इसीलिए बोला है अफेक्ट रिलीज ऑफ वन कोश्योरिटी डज नॉट डिस्चार्ज अदर्स as per section 138 where there are co-sureties, a release by the creditor of one of them does not discharge the others, neither does it free the surety so released from his responsibility to other sureties। ठीक है, वही मैंने आपको जो बात बताई उसकी लाइबिलिटी वही रहेगी। ठीक है, जो जा चुका है वो जो जिम्मेवारी थी उसकी पुरानी वो निभाएगा, और अगर डिस्चार्ज एक कर दिया है तो दूसरी श्योरिटी पे कोई असर नहीं होगा। ओके, थर्ड पॉइंट इसी क्वेश्चन में आता है को श्योरिटी इज लायबल टू कंट्रीब्यूट इक्वली। सिंपल बात है कि अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो वे जो हैं इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे लाइबिलिटी में, यानी कि ए और बी ने श्योरिटी दी है सी को 100 रुपये की रिगार्डिंग बी, पीडी है बी, तो 50-50 रुपये दोनों देंगे। इसका मतलब सिंपल ये है, और ये बात करता है सेक्शन 146 146। और नेक्स्ट बिल्कुल इससे नेक्स्ट सेक्शन है 147 कि अगर उन्होंने कुछ ऐसे फिक्स किया हुआ है कुछ लिमिट में कि तुमने इतना देना है उसने इतना देना है, तो वो भी किस में आएगा 147 में, तो वो बाउंड होंगे डिफरेंट सम्स में भी अगर उनका कोई एग्रीमेंट ऐसा है तो। Section 147 says that where co-sureties have agreed to guarantee different sums, they are bound to contribute equally subject to maximum of amount guaranteed by each one। Okay, ये क्वेश्चन जो था हम कर रहे थे 4 पॉइंट हो गई कि co-surety की लाइबिलिटी ड्यूटी क्या है, ये खत्म हो गया। तो ये 4 सेक्शन आप इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर राइट्स ऑफ श्योरिटी। श्योरिटी की राइट्स क्या हैं, और एक और इसमें क्वेश्चन है व्हाट इज राइट ऑफ सबरोगेशन। देखिए मीन्स में ये क्वेश्चन आ चुका है, मैंने 3-4 स्टेट में देखा है, बहुत ध्यान से कीजिएगा। पीटीबी मार्क करना 140 के आगे, इसके आगे लिख सकते हैं राइट ऑफ सबरोगेशन। कई बार प्रीलिम में पूछते हैं कि राइट ऑफ सबरोगेशन जो है वो ये हरियाणा का क्वेश्चन है कि किस सेक्शन में आया हुआ था, किस सेक्शन से डील करता है, तो आप लिखेंगे सेक्शन 140। ओके, तो ये मीन्स का क्वेश्चन भी बन सकता है कि श्योरिटी के राइट्स क्या हैं और सबरोगेशन जो है वो क्या है। तो सबरोगेशन के लिए तो आप 140 लिख देंगे, और रही राइट्स की बात तो राइट्स श्योरिटी के कईयों के खिलाफ होते हैं, लाइक को श्योरिटी के खिलाफ, पीडी के खिलाफ और क्रेडिटर के खिलाफ। तो पहले हम करेंगे अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर। सो सेक्शन 140 एंड 145 डील करता है। 140 पहले पढ़ते हैं जो राइट ऑफ सबरोगेशन को भी बताता है। सेक्शन 140 कहता है कि जहाँ पे प्रिंसिपल डेटर जो है कोई डिफ़ॉल्ट कर रहा है अपनी परफॉर्मेंस पे, और उस डिफ़ॉल्ट पे जो है श्योरिटी उसका पेमेंट या कोई काम कर देता है क्रेडिटर के लिए, तो जो क्रेडिटर के राइट थे प्रिंसिपल डेटर के खिलाफ वो अब किसके हो जाएंगे, श्योरिटी के प्रिंसिपल डेटर के खिलाफ। इसे बोलते हैं सबरोगेशन, यानी कि श्योरिटी स्टेप्स इनटू शूज ऑफ क्रेडिटर। श्योरिटी जो है वो किसके जूतों में चला गया है, क्रेडिटर। इसका मतलब देखिए क्या है कि जो क्रेडिटर अब कर सकता था वो अब कौन करेगा, श्योरिटी। इसीलिए ये बोली है कि श्योरिटी स्टेप्स इनटू शूज ऑफ क्रेडिटर, राइट ऑफ सबरोगेशन, रिप्लेस हो जाना। ठीक है, सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं। पीडी ने कोई डिफ़ॉल्ट किया तभी तो श्योरिटी बैठी है, श्योरिटी आके पेमेंट या परफॉर्मेंस जो भी करती है क्रेडिटर के लिए। अब जो क्रेडिटर के राइट थे वो श्योरिटी के हो जाएंगे अगेंस्ट पीडी, इसे सबरोगेशन बोलते हैं। सेक्शन 140 डील करता है द श्योरिटी स्टेप्स इनटू शूज ऑफ क्रेडिटर। इस तरह की आप लाइन लिखते हैं ना, श्योरिटी स्टेप्स इनटू शूज ऑफ क्रेडिटर, ये देखिए मैक्सिमम नंबर गेन होते हैं इन चीज़ों से, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब एग्जामिनर पढ़ के बड़ा खुश होता है कि अरे इसने तो काफ़ी मेहनत भी की है और पढ़ा भी हुआ है। तो इस तरह की चीज़ें आप ज़रूर लिखिए टू गेन मैक्सिमम मार्क्स। ओके, आगे मैं बताती हूँ सेक्शन 145 भी राइट है अगेंस्ट पीडी। क्या कहता है देखिए, इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी देयर इज एन इम्प्लाइड प्रोमिस्ड बाय प्रिंसिपल डेटर टू इंडेमनीफाई श्योरिटी,
कि भाई अगर श्योरिटी देगा कोई पैसे या परफॉर्मेंस किसको, क्रेडिटर को, तो पीडी की इंडेमनीफाई करने की, जो भी इंडेमनिटी में हमने पढ़ा कि वो जो लॉस है उसको भरपाई के लिए कौन करेगा, पीडी, श्योरिटी के लिए. सो ऑन डिफॉल्ट ऑफ प्रिंसिपल डेटर श्योरिटी मेक्स पेमेंट टू क्रेडिटर. आफ्टर मेकिंग सच पेमेंट ही कैन रिकवर सेम फ्रॉम प्रिंसिपल डेटर. पढ़ा हमने, सच अ क्लेम कैन बी मेड बाय श्योरिटी ओनली. समझ रहे हो, ये क्लेम कौन करेगा, केवल श्योरिटी, और उन पैसों के लिए जो उसने सही तरीके से दिए हैं. अगर उसने रोंगफुली पे कर दिए तो कोई भी जिम्मेवारी नहीं होगी, किसकी, प्रिंसिपल डेटर की. ध्यान से पढ़ लीजिएगा एक बार 145, मैं अपनी इस नोट्स में पढ़ देती हूँ, आप एक बार अपने बैरक में देखिएगा. इम्प्लाइड प्रॉमिस टू इंडेमनीफाई श्योरिटी. In every contract of guarantee, there is an implied promise by principal debtor to indemnify surety. On default of principal debtor, surety makes payment to creditor. After making such payment, he can recover same from principal debtor. Such a claim can be made by surety only in respect of sums he has rightfully paid under guarantee, but not on sums which he has paid wrongfully. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये ध्यान रखिएगा. उसके बाद हमारा वही क्वेश्चन चल रहा था कि राइट्स क्या हैं श्योरिटी के, तो अगेंस्ट है अब क्रेडिटर. 141 सेक्शन खोलना. 141 में बात करता है श्योरिटीज राइट टू बेनिफिट ऑफ क्रेडिटर्स सिक्योरिटीज. तो ये जो राइट है श्योरिटी का किसके खिलाफ, क्रेडिटर के खिलाफ. 141 में, आफ्टर श्योरिटी परफॉर्म्ड his duty under guarantee he is subrogated to all rights which are available to creditor against the principal debtor. Section 141 makes further provision according to which, यानी कि 141 देखिए क्या कहता है कि surety is entitled to all securities belonging to प्रिंसिपल डेटर विच आर विद क्रेडिटर. क्योंकि उसने पेमेंट कर दी, अब जो सिक्योरिटी क्रेडिटर की थी वो अब किसकी हो जाएगी, श्योरिटी की. ये एक्सप्लेन फर्दर कर रहा है उन बातों को, बस और कुछ नहीं. दैट अ श्योरिटी इज एंटाइटल्ड टू बेनिफिट ऑफ एवरी सिक्योरिटी विच क्रेडिटर हैज एट टाइम व्हेन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ श्योरिटीशिप इज एंटर्ड इनटू. ठीक है, जो सिक्योरिटी क्रेडिटर की थी अब वो किसकी हो गई, पीडी की. क्यों, क्योंकि वो श्योरिटी था, उसने पे जो पैसे वैसे देने यानी कि पे करना या परफॉर्मेंस की है क्रेडिटर के लिए, अब वो पीडी के खिलाफ हो जाएगी. क्या, सिक्योरिटी किसके फेवर में, श्योरिटी के फेवर में. ओके, अगला थर्ड पॉइंट है अगेंस्ट को श्योरिटी. ये राइट्स चल रहे हैं किसके, श्योरिटी के. अगेंस्ट सबसे पहले प्रिंसिपल डेटर किया, फिर क्रेडिटर किया, अब है को श्योरिटी. तो इसमें आप वही लिखेंगे सेक्शन 146 एंड 147 कि को श्योरिटी इज लाइबल टू कंट्रीब्यूट इक्वली और लाइबिलिटी ऑफ को श्योरिटी इज बाउंड इन डिफरेंट सम्स. तो एक 146 और 147 मैं पहले बता चुकी हूँ सेक्शन, इसलिए दोबारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं बता रही. आप ये लिख सकते हैं अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो. ओके, लास्ट क्वेश्चन ले रही हूँ, हाउ श्योरिटी कुड डिस्चार्ज. ये कई मेंस आ चुका है, मेंस का क्वेश्चन बन चुका है कई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में. काफ़ी स्टेट में, एमपी, हरियाणा, पंजाब और मैंने काफ़ी स्टेट्स में देखा है, आई थिंक राजस्थान में भी, और वेस्ट बंगाल, गुजरात, तो यूपी, तो तकरीबन सब में ये आ चुका है. तो ध्यान रखिएगा, इसमें 10 पॉइंट हैं, थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा. सेक्शन 131 ओपन कीजिएगा. कब डिस्चार्ज हो जाता है श्योरिटी, जब श्योरिटी की डेथ हो जाएगी तो वो फ्यूचर की जो ट्रांजैक्शंस हैं उनके लिए क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा. सेक्शन 131 पढ़ लेना. डेथ ऑफ द श्योरिटी इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट एज अ रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी की एज टू फ्यूचर ट्रांजैक्शन. सेकंड कहता है वेरिएंस इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट है किस किस के बीच में, प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में कोई टर्म्स जो हैं एग्रीमेंट, उसमें कुछ चेंजेस आते हैं बिना श्योरिटी की कंसेंट के, तो वहाँ पे भी श्योरिटी हो जाएगा डिस्चार्ज. ठीक है, तो ये हमारा कौन सा सेक्शन हो गया, ये हो गया हमारा 132 में, सॉरी 133 में,
ये हमारा डिस्चार्ज हो जाएगा, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय वेरिएंस इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद आता है 134, रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर। ठीक है, ये कहता है इफ बाय एनी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन क्रेडिटर एंड प्रिंसिपल डेटर द लेटर इज रिलीज्ड। देखो ध्यान से, अगर मान लो प्रिंसिपल डेटर डिस्चार्ज हो जाता है, रिलीज हो जाता है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के बीच में, तो श्योरिटी भी क्या होगा, डिस्चार्ज हो जाएगा वहां से। ठीक है, तो ये सेक्शन किससे डील करता है, 134 पढ़ना एक बार। द श्योरिटी इज डिस्चार्ज बाय एनी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन क्रेडिटर एंड प्रिंसिपल डेटर बाय विच पीडी इज रिलीज्ड और बाय एक्ट और ओमिशन ऑफ द क्रेडिटर, तो लीगल कंसिक्वेंस ऑफ विच इज द डिस्चार्ज ऑफ पीडी। ओके, व्हेन पीडी डिस्चार्ज देन श्योरिटी टू, सिंपल। ठीक है, अब जब प्रिंसिपल डेटर ही नहीं रहा तो श्योरिटी का क्या मतलब है, एक लॉजिक है इस बात में। ठीक है, तो ये डिस्चार्जिंग का पॉइंट था फोर्थ। अब है फिफ्थ, कंपाउंडिंग बाय क्रेडिटर विद प्रिंसिपल डेटर। सेक्शन 135 ओपन करना, ये कंटिन्यू में डिस्चार्जिंग के पॉइंट्स हैं। सेक्शन 135 कहता है कि व्हेन क्रेडिटर्स मेक्स कॉम्पोजिशन विद पीडी और क्रेडिटर प्रोमिसेस टू गिव टाइम टू पीडी। अब देखो, क्रेडिटर टाइम दे रहा है, यार चल कोई नहीं, 1 साल और में दे लियो तू पैसे, और या मैं तेरे को स्यू नहीं करूंगा, श्योरिटी को कर दूंगा, वहां पे भी श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। उन्होंने क्योंकि आपस में साठगांठ कर ली है और ये फिर कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ हो जाती है और वहाँ पे श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगी, क्योंकि ना तो उसको इन जो ये आपस में एग्रीमेंट बना रहे हैं, कंपाउंडिंग कर रहे हैं, क्योंकि उसका नॉलेज उसे नहीं है, वो ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाएगा। सेक्शन 135। नेक्स्ट कीजिएगा सेक्शन 139, क्रेडिटर्स एक्ट और ओमिशन इनकंसिस्टेंट विद श्योरिटीज इंटरेस्ट इम्पेयरिंग श्योरिटीज इवेंचुअल रेमेडी। सेक्शन 139 देखिएगा कि अगर क्रेडिटर कुछ ऐसा काम करता है जो इनकंसिस्टेंट है श्योरिटी के राइट से लेकर, या ओमिट कर देता है कोई काम, यानी कि कोई काम नहीं करता जो उसकी ड्यूटी थी, टू द श्योरिटी रिक्वायर्स हिम टू डू, इवेंचुअल रेमेडी क्या होगी, श्योरिटी जो है डिस्चार्ज हो जाएगा। उसके बाद 141, लॉस ऑफ सिक्योरिटी बाय क्रेडिटर। ये अभी हमने किया, पहले हम भी करके आए हैं, जब हमने खिलाफ किया क्रेडिटर के तो हमने ये लॉस ऑफ सिक्योरिटी बाय क्रेडिटर सेक्शन 141 पॉइंट वाला किया कि जो वो सिक्योरिटी क्रेडिटर की थी अब वो किसकी हो जाएगी, श्योरिटी की। ठीक है, प्रिंसिपल डेटर के खिलाफ, ये वही चीज़ है। उसके बाद है 8th में, गारंटी ऑब्टेन बाय मिस रिप्रेजेंटेशन एंड कंसीलमेंट। इन सेक्शन का नंबर याद रखिएगा, सेक्शन 142 करता है बात मिस रिप्रेजेंटेशन की। आपने गारंटी ही मिस रिप्रेजेंटेशन से ऑब्टेन की है 142 में, तो वहाँ पे गारंटी इनवैलिड हो जाएगी, श्योरिटी खुद ब खुद डिस्चार्ज हो जाएगा। गारंटी ऑब्टेन्ड बाय कंसीलमेंट, कुछ छुपा कर 143 में, तब भी ठीक है, डिस्चार्ज का है ये। 9th में है फेलियर ऑन पार्ट ऑफ सम पर्सन और पर्सन्स टू ज्वाइन श्योरिटी, ये वही है। 144 के आगे आपने लिखा था कंडीशनल ज्वाइनिंग, यानी कि कंडीशनल ज्वाइनिंग जहाँ पे आ जाती है तो वहाँ पे भी क्या हो जाता है कि वो अगर नहीं ज्वाइन करता है तो फिर क्या होगा, वहाँ पे श्योरिटी नहीं दी जाती। कंडीशनल हम पढ़ के आए थे, तो वहाँ पे भी डिस्चार्ज हो सकता है, क्योंकि वो ना ज्वाइन करे तब तो डिस्चार्ज होगा ही। तो ये आप दूसरे पॉइंट में इसे लिख सकते हैं। 9th पॉइंट हो गया। और लास्ट जो पॉइंट है वो किसी सेक्शन से डील नहीं करता, ये मेरा खुद का ही है कि फेलियर ऑफ कंसिडरेशन। सिंपल है, कॉन्ट्रैक्ट से देखिएगा कि कंसिडरेशन ही फेल हो गया, वहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट जो है सब्सटेंशियल फेलियर ऑफ कंसिडरेशन जो होता है श्योरिटी को डिस्चार्ज कर देता है। सिंपल 10 पॉइंट आप इसमें अगर लिख के आएंगे कब कब श्योरिटी डिस्चार्ज होती है, तो पूरे नंबर आपके बिल्कुल पक्के हैं इसमें। तो मैंने क्वेश्चंस लिए, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने ये गारंटी का टॉपिक मैं आपको टॉपिक वाइज भी बता सकती थी, पर मुझे लगा कि सेक्शन वाइज पढ़ाने से अच्छा है मेंस के क्वेश्चन ही किए जाएं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो गाइज़ अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।